हिस्ट्री। आज से हम क्लास शुरू करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमें हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो भाई किसी भी चीज़ को हम शुरुआत करते हैं तो उसके लिए कोई विधि होती है कि कहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जैसे मान के चलो हमें घर बनाना होता है, तो घर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले घर के चारों तरफ से दीवारें बनाते हैं, दीवार बनाने के बाद छत बनाते हैं, फिर उसका प्लास्टर करते हैं, प्लास्टिक करने के बाद फिनिशिंग करते हैं, पत्थर वत्थर बिछाते हैं, फिर फर्नीचर वगैरह बनाने के बाद में हम शुरुआत करते हैं। इसीलिए हिस्ट्री शुरुआत करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ का तरीका से क्रमबद्ध तरीके से हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग शुरुआत इसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री के लिए हमें सबसे पहले क्या है, हमें ये सीखना चाहिए हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हिस्ट्री, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक कहा जाता है वो हिस्ट्री, इतिहास का जनक कहा जाता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक है हेरोडोटस, एच फॉर हिस्ट्री और एच फॉर हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने इतिहास के बारे में सबसे पहले बताया था और इतिहासकार यही हुए थे। और ज़्यादातर आकर आपने देखा होगा कि जितने भी इतिहासकार हो गए, भूगोलवेत्ता होते हैं, यूनानी थे, क्योंकि यूनानी लोग थे वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उसके बाद उनको लिखने में रुचि थी। लेकिन जो भारतीय लोग थे उनकी लिखने में रुचि नहीं थी, तो इसलिए क्या होता था कि वो पढ़ने में रुचि रखते थे वो केवल, तो वो लिखने में रुचि नहीं रखते थे। तो इतिहासकार जो हुए थे हेरोडोटस हुए थे और हेरोडोटस ने इतिहास को बताया था। तो इतिहास को बताने के बाद में उन्होंने बताया शुरू किया था, तो कहा था कि जो इतिहास था हमारा, इन्होंने इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया गया था। इतिहास के 3 भाग हैं। नंबर 1 पर आता है प्राचीन इतिहास, उसके बाद में आता है प्राचीन इतिहास के बाद में मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद में आता है आधुनिक इतिहास, इसके बाद में आता है समकालीन या समकालीन इतिहास बोलते हैं इसको। प्राचीन इतिहास को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास में जिसमें आदि मानव के बारे में बताया था, जो आधुनिक मानव है, जो अस्तित्व में आया था, उसके बारे में बताया गया था। उसके बारे में मध्यकालीन इतिहास आया था। मध्यकालीन इतिहास के बारे में बताते हैं कि मध्यकालीन इतिहास उस समय की बात है जो उस समय एक समय दौर था कि हमारे यहाँ मुसलमानों का, मुस्लिम शासकों का बहुत बड़ा बोलबाला था। बहुत अधिक मात्रा में अरब से अरबी यात्री आए थे, अरबी आक्रमणकारी भी आए थे, तो उनको बहुत बड़ा बोलबाला था। तो मध्यकालीन इतिहास वहाँ शुरू होता है। इसके बाद में आता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। समकालीन वाला आता है, इसको कहते हैं नेहरू ईयर, गांधी ईयर, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पुराना टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटने के बाद में सबसे पहले आता है, एक आता है पाषाण काल, जिसको प्राक ऐतिहासिक काल बोलते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल। ये 3 प्रकार से हम लोग इसको बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक का मतलब है कि सबसे पहला हमारा समय था वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक काल में आदि मानव था, आधुनिक मानव था ही नहीं। और आदि मानव का मतलब होता है कि वह मानव जो जानता ही नहीं हो कि आधुनिक सभ्यता का, सभ्यता नाम की चीज को वो जानता ही नहीं था क्या चीज होती है। बिना कपड़ों के घूमता था, क्या खाना है, कहाँ रहना है, उसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं था। वह किसमें आता है, प्राग ऐतिहासिक काल में आता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को उस समय पाषाण काल बोलते हैं। कि पाषाण काल बोलने के बाद में इसको विभाजित किया गया था। अगर हम कोई चीज़ हम जानते हैं, क्या कोई जानना चाहते हैं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मिलना होता है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में जब मानव था तो मानव इंसान था, वो सीधा इंसान तो नहीं था, जानवर था। जानवर था तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्रोत मिलते हैं। तो कहने का मतलब है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अनुसार हम पहचानते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। अब मानिए प्राग ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोत मिले थे और आद्य ऐतिहासिक काल में भी मिले थे। मान के चलो यहाँ जो आदि मानव के स्रोत मिले थे, इसके बाद में जो नए आगे आया तो आद्य ऐतिहासिक काल में मिले थे और ऐतिहासिक काल में भी मिले थे। ऐतिहासिक काल में जैसे मगध साम्राज्य वगैरह के कुछ स्रोत मिले थे वो उसमें मिले थे। इसके बाद में अगर दूसरा आता है कोई लिखित स्रोत। अब यहाँ लेखन मिलेगा। अब लेखन मिलेगा जो प्राग ऐतिहासिक काल में जब मानव जानवर था तो वो लिखना पढ़ना तो जानता ही नहीं था, तो यहाँ लेखन नहीं मिलेगा। अब यहाँ लेखन मिला।
और यहाँ लेखन ऐसा मिला है कि उसको आज तक पढ़ ही नहीं पाए। लेखन तो मिला था, लेखन मिलने के बाद में कहने का मतलब है कि उन लोगों को लिखने का ज्ञान था, लेकिन वो लेखन ऐसा लिखा था कि आज तक उसको हम पढ़ नहीं पाए, कोई भी उसको पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि उस लिपि में, उस भाषा में 400 से अधिक अक्षर मिले हैं और कई बार उसको पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं ली। अब उनका लिखना ना लिखना बराबर हुआ। जैसे मान के चलिए, एक कहावत है कि डॉक्टर जो लिखता है उसको हर कोई नहीं समझ पाता। कौन समझता है? मेडिकल वाला समझता है। तो कहने का यही सिस्टम उनका था। उन्होंने जो भाषा लिखी थी उसको उस समय के मानव समझते थे, लेकिन आधुनिक मानव आज तक नहीं समझ पाया है। तो आधुनिक मानव नहीं समझ पाया है तो इनके लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ। जो लिखा था उनके समय का लिखा हुआ था, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने लिखा, लेकिन आधुनिक रूप में उन्होंने क्या लिखा था, क्या संदेश देना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, ऐसा हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अब जानकारी तब मिलेगी उसके बारे में जब हम उसको पढ़ पाएंगे, लेकिन इसके बाद में भी हमें कोई लेखन तो मिला है ना, या कुछ लिखा हुआ मिला है, तो इसका मतलब है कि इनको लिखने का ज्ञान था। अब आते हैं ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल में लेखन मिला है। जब मान के चलिए ये लोग लेखन की विधि को जानते थे, ये लिखना जानते थे, तो लिखना ये भी जानेंगे, क्योंकि भाई देखो ये तो लेखन विधि से परिचित हो चुके थे, यही पीढ़ियां आगे बढ़ रही थी, तो ये भी तो लेखन विधि से परिचित होंगी, और लेखन विधि से ये परिचित थी तो यहाँ लिखना जानते थे। लेकिन ये लिखना ऐसा जानते थे कि उन्होंने ऐसी भाषा, अपनी भाषा का प्रयोग जिसको आसानी से पढ़ भी सकते थे। यहाँ क्या था? ऐतिहासिक काल में उनकी भाषा को पढ़ नहीं पाए थे, और यहाँ क्या था? ऐतिहासिक काल में जो उन्होंने लेख लिखे थे उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे मान के चलिए ऐतिहासिक काल में अशोक ने सबसे अधिक लेख लिखे थे। अशोक ने लेख लिखे थे, तो अशोक ने लेख लिखने के बाद में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा था कि हमें किस तरीके का लेख लिखना है और किस भाषा में लिखना है, क्योंकि वो जानता था कि भाई हर जगह अलग अलग भाषा है, क्योंकि उसका साम्राज्य कई जगह तक, ग्रीक तक फैला था। तो ग्रीक में अलग भाषा में लिखा, पाकिस्तान में अलग भाषा में लिखा, हिंदुस्तान में अलग भाषा में लिखा। तो इस तरीके से उसने अलग अलग भाषा में हर जगह लेख लिखे थे, क्योंकि उसको पता था कि जहाँ जैसे लोग रह रहे हैं उनको उस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो यहाँ लेखन मिला, लेखन के आधार पर। लेकिन अब कंडीशन ये है कि इसको बंटवारा कर दिया था तीनों भागों का, किसके आधार पर? लेखन के आधार पर। अब लेखन के आधार पर हम कैसे मान सकते हैं? क्योंकि देखो यहाँ लेख मिला नहीं था, मानव परिचित नहीं था, तो लेख मिला नहीं है। इसके बाद में यहाँ मिला है तो उसको कुछ संबंधित ज्ञान नहीं मिला है, और यहाँ मिला है और उसको हम पढ़ सकते हैं। तो केवल एक चीज़ को ही बारे में समझ सकते हैं, बाकी दोनों चीज़ों को समझना होगा। तो इसके बारे में इतिहासकारों में आपस में मतभेद रहा, तो लास्ट में एक और चीज़ रिजल्ट निकलता है। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ कोई धातुएं मिली हों, फिर लास्ट में इसके धातुओं के आधार पर इसका बंटवारा शुरू हुआ। अगर धातुओं के आधार पर इसका बंटवारा शुरू हुआ था तो कहा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल था और सबसे प्राचीन इतिहास था, और उस समय मानव, आधुनिक मानव है वो अस्तित्व में नहीं आया था। आधुनिक मानव अस्तित्व में नहीं आया था, तो पहले आदि मानव था, और आदि मानव मतलब एक जानवर था, जानवर की तरीके से रहता था। तो अब उसके बाद में जब अस्तित्व में नहीं आया था तो वह एक ही धातु से परिचित था, उसका नाम था पत्थर। केवल पत्थर की धातु से परिचित था। पत्थर को उस समय पाषाण कहा जाता था। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो पाषाण कहा जाता था। अब इसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल आया, और आद्य ऐतिहासिक काल में मानव दूसरी धातु से परिचित हो गया, उसका नाम था कांस्य। कांस्य को बोलते हैं कांसा, कांस्य धातु से परिचित हो गया। जब ऐतिहासिक काल आया तो ऐतिहासिक काल में मानव लोहे की धातु से परिचित हो गया। लोहे की धातु से परिचित होके इसको अतरंजी खीरी, यूपी में लोहे की सबसे पहले खोज हुई थी, और यहाँ लोहे की धातु से परिचित हो चुका था। अब आप इस चीज को देखिए, जब मानव परिचित होगा। अच्छा, आप एक चीज बताइए, जो आज ऐतिहासिक काल है इसको किसी और नाम से भी जानते हैं, कोई बताएगा? जैसे मान के चलिए कांस्य युग से जानते हैं, इसके अलावा कोई और बताएगा? क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल को हम लोग सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ सिंधु नदी के किनारे की एक सभ्यता थी, इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पत्थर का हो गया। अब पत्थर को पाषाण बोला जाता है। पाषाण बोला जाता है तो हमें इसमें पढ़ेंगे कि पत्थर का कौन सा काल था, कब से कब तक रहा था, आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक रहा, लोहे का काल कब से कब तक रहा था। तो इस तरीके को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल को समझते हैं, स्टोन ईयर है उनको समझते हैं, स्टोन एज है ना, स्टोन एज को समझते हैं। इसके बाद मान चलते हैं जो स्टोन पीरियड है, जो पत्थर का काल है, पत्थर के काल को हम समझते हैं सबसे पहले। तो हम चलते हैं पाषाण काल पे। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, और 3 भागों में सबसे पहले था पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का, पुरा का मतलब हो गया सबसे प्राचीन, तो सबसे प्राचीन पाषाण काल था उसको पुरापाषाण काल कहा जाता है। और पुरापाषाण काल के बाद में आया था मध्य पाषाण, इसमें मध्य पाषाण काल आया था, और मध्य पाषाण काल के बाद में आया था नवपाषाण काल।
ये 3 काल आए थे और तीनों कालों का विभाजन इस तरीके से, जो तीनों काल आए थे तो तीनों कालों का विभाजन हुआ इस तरीके से, और तीनों कालों का विभाजन करने के बाद में बताते हैं कि कौन सा काल कब आया गया था। तो कहते हैं कि जो पुरापाषाण काल था ये सबसे लंबा काल रहा था, इससे ज़्यादा लंबा काल किसी का नहीं रहा है, ये सबसे लंबा काल रहा है आधुनिक काल में। कहा जाता है कि 25 लाख ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व का मतलब क्या है? ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगर ईस्वी बोलेंगे तो ईसा मसीह का जन्म होने के बाद में वो सन चल रही है उसको ईस्वी बोला जाता है। ईसा मसीह के जन्म को 0 माना जाता है। अगर 0 से लेकर के चलेंगे तो 0 से इधर आएंगे तो वो माइनस में चलता जाएगा, उल्टा चलेगा, और इधर से आगे की तरफ बढ़ेंगे 0 से तो ये प्लस में चलेगा। तो अगर यहाँ ईसा पूर्व है तो ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से इतने साल पहले की बातें कर रहे हैं, और अगर ईस्वी की बात कर रहे हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहे हैं। तो ये 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक था। 12,000 ईसा पूर्व तक ये लंबा काल रहा था, सबसे लंबा काल ये रहा था। अब इसके बाद में कहा जाता है जब आदिमानव जानवर था तो वो लिखने पढ़ने से परिचित नहीं था, वो एक जगह रहना नहीं जानता था, क्योंकि जानवर था। जानवर का मतलब क्या होता है? जानवर का मतलब होता है जहां मन खाने को मिला वहीं खा लिया, जहां मन का वहां रहने लग गए, और यही सिस्टम था। आदि मानव धीमे धीमे करके आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ने के बाद में कहा जाता है कि इस समय का जो मानव था वो अफ्रीका से अस्तित्व में आया था। अफ्रीका में अस्तित्व में आया सबसे पहले, और अफ्रीका से अस्तित्व में आने के बाद में वहाँ आदि मानव अस्तित्व में आया था। जो आधुनिक मानव है वो नहीं आया था। और जब मानव धीमे धीमे अस्तित्व में आया था तो क्या वो मानव सभ्य होगा? वो मानव सभ्य नहीं था, क्योंकि वो जानवर था, उसको पता ही नहीं था कि सभ्यता क्या चीज़ होती है, वो जानता नहीं था, क्योंकि उसको अपने पराये अपने संबंधों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। तो अफ्रीका से सबसे पहले वो अस्तित्व में आया था, और अस्तित्व में आने के बाद में वह एकदम खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब होता है केवल उसको खाने से मतलब था और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो खाना बदोश था, वो जानता था कि केवल हमें खाना खाना है। खाना बदोश का मतलब यही होता है, जैसे मान के चलिए एक जानवर है, कोई भी भैंस मान लीजिए, क्या भैंस को पता है कि हमें चारा कहाँ से लेके आना है? क्या भैंस को पता है कि हमें इस टाइम खाना खाना है? क्या भैंस को पता है कि हम बंटवारा करके खाना खाएंगे? उसको कुछ भी पता नहीं होता। और यही सिस्टम था उस समय के आदि मानव का। आदि मानव को बिल्कुल नहीं पता था कि हमें किस तरीके से खाना है। अब मान के चलिए आप लोग कहीं 4 लोग हैं या 5 लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं, और अब वहाँ बैठे होते, बैठने के बाद में आपके लिए कोई मिठाई आती है, चाय आती है, 5 कप चाय। 4 लोग या 5 लोग गए, 5 लोग जाने के बाद में 5 कप चाय आती है। तो आप समझ जाएंगे कि 5 कप चाय के आए हैं तो 5 के लिए 1-1 कप है। क्या ऐसा है कि एक ही उठा के सब 5 कप को पी जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर क्या है? सोच है, समझ है, आपका माइंड दिमाग काम करता है, और आप लोग इस बात को समझते हो। अगर यही सिस्टम अगर भैंस के सामने कर दिया जाए, या भैंस या गाय बंधी हुई उसके लिए 5 कप रख दी जाए, और उसके बाद में 5 भैंस बंधी हो, क्या वो बटवा एक कप अपना यूज करके छोड़ देगी? उसके लिए नहीं छोड़ेगी। उसी तरह से आदिमानव था। आदिमानव को क्या मतलब? केवल खाना खाने से मतलब था, उसको उससे कोई मतलब नहीं था। क्या था? उसको खाना चाहिए, कैसे भी करके खाना चाहिए, और इसके लिए वह खाना खाने के लिए ये नहीं देखता था कि हमें क्या करना है। और इसीलिए कहा जाता है कि वह खाना बदोश होने के साथ साथ वह आखेटक था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, आकेट का मतलब शिकार, तो वो शिकारी था। अब शिकारी था, अब वो शिकार करता था, जानवरों के शिकार करके खा जाता था, लेकिन उसको ये नहीं था कि जब भूख लगती थी तो उसको ये नहीं पता था कि किसको नहीं खाना है, तो वह अपने पूर्वजों को मार के खा जाता था। जैसे मान के चलिए वो देखते थे कि हमारे कबीले में या हमारे झुंड में कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो गया है, या कोई बुजुर्ग हो गया, उसको पकड़ लो, मार के खा जाओ, क्योंकि उनका मतलब क्या था? केवल पेट भरना था। और आखेटक का मतलब होता है पेट भर, सॉरी खाना बदोश का मतलब पेट भरने वाला। इसके बाद में कहा जाता है वो खाद्य संग्राहक थे। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि वो भोजन को इकट्ठा करते थे, भोजन को इकट्ठा करने वाले थे, और वो भोजन को इकट्ठा करते रहते थे। जब वो भोजन को इकट्ठा करते थे तो इसका मतलब ये है कि उनको ये नहीं होता था कि हम किस भोजन को कब खाएंगे, और वह यही करते थे। जानवर को मार के पेट भर लिया, अब भूख लगी, कहीं जा रहे हैं, देखा बुजुर्ग, कौन सा व्यक्ति बुजुर्ग है अपने कबीले में, उसको मार के खा गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब खाद्य संग्राहक भोजन को इकट्ठा करते थे। भोजन आधुनिक समय पर अब व्यक्ति खाद्य संग्राहक आज भी है, क्योंकि आज भी अपने खाने के लिए इकट्ठा करता है। कोई गेहूं इकट्ठे कर रहा है, कोई चावल इकट्ठे कर रहा है, तो आज भी तो खाद्य संग्राहक है। लेकिन उस समय के व्यक्ति किसी भी फसल से या किसी भी अनाज से रूबरू नहीं थे, परिचित नहीं थे, तो उनको पता नहीं था। तो वो क्या करते थे? या तो फल वगैरह खाते थे, या फिर शिकार करके मांस खाते थे। तो खाद्य संग्राहक में अपने बुजुर्गों को मार के खा जाया करते थे। अब धीमे धीमे करके वो शिकार करते थे, तो उनका शिकार करने का भी तरीका था।
क्योंकि वो लोग पहाड़ों पर रहते थे, पहाड़ों में झुंड बना के रहते थे। तो पहाड़ों से पत्थर, जैसे मान जो कोई शिकार करने जाता था तो कुछ लोग जंगल चले गए, जंगल जाने के बाद में वहाँ से जानवरों को भगा के लाते थे। तो वो कुछ लोग जहाँ होते थे पहाड़ों पे, वो बड़े बड़े पत्थर लेके होते थे और पत्थर को फेंक देते जानवरों के ऊपर। जैसे पत्थर जानवरों के ऊपर गया, जानवर मर गया, और जानवर मर गया, बस देखो बड़ा पत्थर जानवर के ऊपर जाएगा तो जानवर कुचल जाएगा। जब जानवर कुचल जाएगा तो इसका मतलब है कि जानवर कुचलने के बाद में एकदम उसका नोच नोच के वो खाते थे। एक बार ऐसी, जैसे हर बार का सिस्टम यही था आग उनका जानवर मारने का। एक बार उन्होंने पत्थर वगैरह फेंका होगा, तो पत्थर के नीचे घास थी, जानवर भाग के आ रहे थे, घास में आग लग गई। अब आग लग गई, आग लगने के बाद में वो जानवर एक तो पत्थर से मर गए और उसके बाद में आग में वो जानवर भुन गए। अब जब आज जानवर आग में भुन गए थे तो वो नीचे आए, उतर के उनको खा के देखा तो उसका टेस्ट उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा था अरे वाह मज़ा आ गया, ये अलग है। तो इस तरीके से उन्होंने आग की खोज की, और आग की खोज थी जो पुरापाषाण काल में सबसे प्रमुख कार्य थी। पुरापाषाण काल में आग की खोज सबसे प्रमुख कार्य थी। तो इसलिए कहा जाता है कि इस मानव ने आग की खोज किया था जो आदि मानव था। आदि मानव अस्तित्व में आया था अफ्रीका से। अफ्रीका से अस्तित्व में आने के बाद में वो केवल और केवल खाना बदोश था, यानी का मतलब उसको केवल खाना खाने से मतलब था, किसी कार्य से मतलब नहीं था। वो नहीं जानता था कि कब हमें पढ़ने जाना है, कब हमें सोना है, कब हमें कपड़े पहनने हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी मानसिकता थी नहीं, उसके अंदर दिमाग था ही नहीं। अपने दिमाग के अंदर, जानवर के अंदर दिमाग नहीं था, क्योंकि जो आधुनिक मानव है, पहले कौन था, कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बंदर के अंदर कहाँ दिमाग होता है। तो इसी तरीके कहा जाता है कि वो खाना बदोश था। इसके बाद में आखेटक था, उसका केवल कर्तव्य आखेट करना था, शिकार करना था, और वो शिकारी था। शिकार करके जानवरों को मारता था और अपना पेट भरता था। और उसके बाद में वो खाद्य संग्राहक था, कहने का मतलब वो भोजन को इकट्ठा करता था और भोजन को इकट्ठे करने में बहुत ध्यान देता था। अगर भोजन खत्म हो गया और उसको भूख लगी है तो वो ये नहीं देखता था कि हमारे परिवार का सदस्य है, जो परिवार का बुजुर्ग सदस्य होता उसको मार के खा जाता, पेट भर गया। घूमने जा रहे हैं कहीं, अब घूमने चलते चलते भूख लगने लगी, देखा कि ये बुजुर्ग, दादी जी बुजुर्ग होगी, दादी जी को पकड़ा और पकड़ के नोच नोच के खा के दादी जी को मार के कलेश खत्म। तो यही सिस्टम था। और इसके बाद में उन्होंने आग की खोज करी थी, और आग की खोज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। और महत्वपूर्ण होने का मतलब है कि आग की खोज इस पुरापाषाण काल का सबसे प्रमुख कारण थी, प्रमुख उपाय थे। इसके बाद में अगला आता है मध्य पाषाण काल। अगला आता है मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल का समय था 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक था। कहने का मतलब है यह भी ईसा मसीह के जन्म से पहले तक था। तो ईसा मसीह का जन्म था उससे पहले भी यह समय रहा था। तो कहने का मतलब ईसा मसीह का भी जन्म नहीं हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से 5,000 साल पूर्व तक ये था। तो कहा जाता है कि जब ये समय चल रहा था, इस समय मानव थोड़ा सा जानकार हो गया था। जानकार होने के बाद में कहा जाता है कि उसका जो मानव का थोड़ा माइंड काम करने लगा था। पहले उसके पास में बड़े, जब पूरा पाषाण काल चल रहा था, उस पर बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करता था। धीमे धीमे करके उसने चेंजिंग करना शुरू किया, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब छोटे पत्थरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो छोटे को बोलते हैं माइक्रो, और पत्थर को बोला जाता है लीथ। तो माइक्रोलीथ कहा जाता है। तो इस काल को माइक्रोलीथ कहा गया था। माइक्रो माने छोटा और लीथ माने पत्थर, छोटे पत्थर का काल कहा गया था। तो यहाँ आदि मानव ने अपने हथियारों को थोड़ा सा छोटा कर लिया था, और अपने हथियारों को छोटा करके वो उसमें से भाला वगैरह ऐसे और हथपूना वगैरह हथियारों का प्रयोग करने लगे थे, जो कुछ उसमें से मार करके फेंक के मारने वाले हथियार हुआ करते थे। तो इस तरीके का हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस समय जो मानव था उसने एक चीज़ समझ ली, क्योंकि पहले वो लोग क्या करते थे, अपने पूर्वजों को मार के खा जाया करते थे, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने सीखा और उन्होंने कहा था कि देखो ये हमारे घर बुजुर्ग हैं तो हमें इनको नहीं मारना चाहिए। तो नहीं मारना चाहिए तो कहा जाता है कि वो क्या करते थे कि अपने बुजुर्गों की उन्होंने अंत्येष्टि संस्कार करना शुरू कर दिया। अंत्येष्टि संस्कार का मतलब होता है अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म में कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार जब शुरू होता है, जब बच्चा अपने माँ के पेट में आता है, उस दिन से संस्कार शुरू हो जाते हैं। अंत्येष्टि जब मान के चलिए, और अंत्येष्टि संस्कार होता है वो 16वां संस्कार होता है, इसको अंतिम संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया था, अपने पूर्वजों का अंत्येष्टि संस्कार करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने सोचा था कि हम अपने पूर्वजों को मार के नहीं खाएंगे। देखो बहुत लंबा काल था, व्यक्ति धीमे धीमे करके सीखता है, प्रैक्टिकल से सीखता है। तो उन्होंने अपना शिकार करने का तरीका भी चेंज कर दिया, हथियार छोटे हो गए थे। अब उन्होंने अपने शिकार में मछली जैसे जानवरों का
भी प्रयोग करने लगे, मछली को खाते थे, मछली मार के खाना, फलों का भी प्रयोग करना। तो उन्होंने सोचा था कि जब हमें खाने की सब चीज़ें मिल ही रही हैं तो अपने पूर्वजों को क्यों मारा जाए। तो उन्होंने अंत्येष्टि संस्कार यहाँ का प्रमुख कार्य था और अंत्येष्टि कार्यक्रम करना शुरू कर दिया था। और कहा जाता है कि इसी समय के जो चल रहा था, मध्य पाषाण काल चल रहा था, इसके अंतिम समय पर किसानों ने, मतलब जो आदि मानव था, उसने खेती करना आरंभ कर दिया था। खेती करना आरंभ कहा जाता है कि बात उस समय की है जब आदि मानव अफ्रीका में रहता था। अफ्रीका में आदि मानव रहता था तो अफ्रीका में आदि मानव ने के 2 कबीले थे। तो एक बड़े कबीले ने छोटे कबीले को मारा, छोटे कबीले को मारा और छोटा कबीला भागा हुआ चला आया वहाँ से, और वहाँ से आकर के मेहरगढ़, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मेहरगढ़, मेहरगढ़ में आकर के रुका। मेहरगढ़ में आकर के उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब मेहरगढ़ में कुछ खाने को नहीं मिला तो इसका मतलब है कि वह बहुत अधिक मात्रा में परेशान रहने लगा। अब परेशान रहने लगा तो भूख से छटपटा रहा था, तो वह घास उखाड़ उखाड़ करके देख रहा था, खा रहा था। तो अचानक से एक उसने घास उखाड़ी, वो उसको अच्छी लगने लगी, उसको खा लिया। खाने के बाद उसने उसको वहाँ फेंक दिया। अब वो घास क्या था, उसको फेंकने के बाद में जब वो घास दोबारा उगने लगी, अब दोबारा उगी तो उसने देखा, तो दोबारा उखाड़ा तो दोबारा में उसमें उसको ऐसी चीज़ मिली खाने के लिए। तो उसको समझ में आया कि यह घास है हमारे बच्चों की तरह है। जैसे हमारे बच्चे धीमे धीमे छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े होकर बुजुर्ग होते हैं, मर जाते हैं, दोबारा जन्म लेते हैं, फिर यही प्रोसेसिंग चलता है। तो उसको समझ में आया कि घास का भी ऐसा सिस्टम है कि यह बच्चों की तरह है। इसको हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद फेंक देंगे, फेंकने के बाद में जैसे हम इसका पुनः प्रयोग करेंगे, मतलब फेंक देंगे, दोबारा उग जाएगी और इसका हम पुनः प्रयोग करने योग्य हो जाएगी। मतलब हम प्रयोग करने के बाद में इसको दोबारा से फेंकेंगे तो दोबारा उग जाएगी। तो यह उसको खेती का ज्ञान हो गया था। अब खेती का ज्ञान हो गया था तो उसने सबसे पहले मेहरगढ़ में खेती करना शुरू किया था, क्योंकि मेहरगढ़ 2 पहाड़ियों के बीच थी, किरतर की पहाड़ी और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच थी, और उसके बाद में सिंधु नदी का तराई मैदान था। तो यहाँ पानी की समस्या भी नहीं थी और उसके बाद में रखवाली के लिए जानवर भी नुकसान नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने खेती करना आरंभ किया था। तो सबसे पहले खेती की जानकारी कहाँ हुई थी, इसको मध्य पाषाण काल में हुई थी। मध्य पाषाण काल में खेती की जानकारी हो गई थी और इसके बाद में आदि मानव नव पाषाण काल में पहुंचा था। अब आदि मानव पहुंचा था नव पाषाण काल में। जो नव पाषाण काल था, नव पाषाण काल का समय था 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक। ये यहाँ तक आदि मानव का समय था। अब ये नव पाषाण काल समय तक चला था। अब नव पाषाण काल में अब आपने देखा था कि मध्य पाषाण काल के अंतिम समय पर उसको खेती का ज्ञान हो गया था। तो यहाँ नव पाषाण काल में आदि मानव तरीके से खेती करने लग गया। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो खेती करने के लिए उसको स्थायी आवास की आवश्यकता होती है। जब उसको स्थायी आवास की आवश्यकता इसलिए होती है कि अगर खेती करेगा तो खेती में उसको फसल में गाय भी नुकसान कर सकती है और भी जानवर नुकसान कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ रहेगा तो इससे अपनी खेती को क्या करेगा, रखवाली कर सकता है। और अगर वो खेती की रखवाली नहीं करेगा तो उसकी फसल को जानवर बर्बाद कर देंगे। तो खेती करने के लिए उसको वहाँ रहने की आवश्यकता होती है, इसलिए उसने सबसे पहले आवास बनाए। कैसे आवास क्या बनाया, आवास। आवास का मतलब होता है जहाँ रहने के लिए। और जब खेती करेगा वहाँ रहेगा तो ये तो है नहीं कि आज यहाँ खेती की कल दूसरी जगह करेंगे जा करके। तो आवास कैसे होंगे, स्थायी आवास होंगे। कैसे होंगे, तो उसने आवास थे जो स्थायी बना लिए थे। तो खेती करना आरंभ किया और उसने स्थायी आवास बनाना शुरू कर दिया। स्थायी आवास बना के रहते थे और वहीं खेती करते थे। और तब आपने देखा होगा कि जब आप घर बनाते हो या रहते हो तो आपके घर के आसपास एक जानवर होता है, और वो जानवर बहुत कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है और बहुत ज़्यादा मानव की क्या करता है, चापलूसी करता है। चापलूसी का मतलब समझते हो, कहने का मतलब है मानव को बहुत ज़्यादा लगाए रहता है, उसके पीछे पीछे लगा रहता है। वो उसका बहुत वफादार जानवर होता है, नाम है उसका कुत्ता। तो सबसे पहले जब वहाँ आदि मानव जो मानव रहने लगा तो मानव के स्थायी आवास के आसपास उन्हें जानवर आने लगा। तो यहाँ उसने पशुपालन शुरू किया था। पशुपालन शुरू किया था तो पशुपालन का मतलब उसने पशु को अपना पालतू बनाया था। और सबसे पहले कुत्ता को उसने अपना पालतू पशु बनाया था, क्योंकि भाई आदि मानव के पास में जो घर के आदि मानव था तो उस घर बना के रहने लगा, और घर के आसपास जो जानवर पाया जाता है वो कुत्ता था। तो कुत्ता को उसने क्या बनाया था, पालतू पशु बनाया था। और इस तरीके से उसने अपना कार्य आगे किया था। जब व्यक्ति धीमे धीमे करके खेती कर रहा था तो खेती करते करते उसने यहाँ पर उसने पहिए की खोज कर ली थी। पहिए की खोज जो कि सबसे प्रमुख खोज थी। पहिए की खोज के बाद में
जब वो अपना फसल बोने के लिए कुछ अनाज वगैरह लेके जाता था तो पहले कैसे ले जाने की बड़ी व्यवस्था थी, तो उन्होंने पहले एक प्लेट बनाई थी। अब प्लेट बनाई थी तो प्लेट में कम सामान आता था, प्लेट को धीमे धीमे करके किन्नौर बना दी, थोड़ा सा किन्नौर बनाने के बाद में उसमें सामान थोड़ा ज़्यादा आने लगा, फिर धीमे धीमे करके उसकी किन्नौर को और ऊंचा कर दिया, एक तसला का टाइप दे दिया तो उसमें और ज़्यादा सामान आने लगा, और धीमे धीमे करके उसको एक घड़े का आकार दे दिया, और तो घड़े का आकार दे दिया तो उसको उठाने में भी आसानी, ले जाने में भी आसानी, रखने में भी आसानी, तो एकदम बहुत मस्त तरीके का उसने बर्तन बना लिया था जिसको मृद भांड कहते हैं। और मृद भांड की खोज भी नवपाषाण काल में हुई थी, तो उसने मृद भांड की भी खोज कर ली थी। तो ये चीज़ें उसकी बड़ी प्रमुख चीज़ें थी। और इसके बाद में आदि मानव ने बहुत कई चीज़ों का प्रयोग करना शुरू किया था, जैसे खेती कर ही रहा था, और खेती करना जो शुरू किया था तो सबसे पहले जो खेती की गई थी वो खेती मेहरगढ़ में की गई थी, पाकिस्तान के निकट। वो खेती की गई थी गेहूं की। गेहूं की खेती करने का सबसे प्रमुख रीजन था, वो कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में की गई थी। मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में कहाँ पड़ता है? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में सिंधु नदी का तराई का मैदान पड़ता है, तो यहाँ उसने खेती करी। अब खेती करने के बाद में कहा जाता है कि जब खेती गेहूं की ही क्यों की, तो अगर देखा जाए तो गेहूं, और आधुनिक तौर पर सबसे अधिक जब खेती की जाती है वो चावल की जाती है। गेहूं की खेती करने का प्रमुख रीजन ये था कि गेहूं जो होता है उसकी खेती करना इजी होता है, उसको बो दो, बोने के बाद में 3-4 साल में पानी देते हैं, उससे खेती की काम चल जाता है। लेकिन अगर वो धान बोता, और धान बोता तो धान में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। समय पर पानी दो, दवाई छिड़को, ये दवाई दो, कीड़े मारने की दो, बाल निकलने की दो। जैसे घर में कोई रिश्तेदार आया तो उसके आगे पीछे लगे रहते हैं, जैसे कि जीजा आया या फूफा घर में आया है तो सब घर उसकी सेवा में लगा रहता है, फिर भी जाते कहता है अरे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो वो, और यही सिस्टम धान का होता है। अगर उस पर समय से दवाई दो, पानी दो, उसके बावजूद भी कभी कभी फसल नुकसानदायक रह जाती है। तो सबसे पहले मेहरगढ़ में खेती की गई थी, गेहूं की गई थी। इसके बाद में दूसरी फसल का नाम आता है वो है जौ। जौ की खेती की गई थी तो सबसे पहले ईरान में की गई थी। कहाँ की गई थी? ईरान में की गई थी। और इसके बाद में धान की खेती की गई थी। अगर धान की खेती का अगर साक्ष्य पूछा जाए कि सबसे पहले धान की खेती कहाँ हुई थी, तो आप बता सकते हो कहाँ हुई थी? धान की खेती के सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं वो लोहरा देव में मिलते हैं। लोहरा देव यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लोहरा देव यूपी में पड़ता है। और यूपी में कहा जाता है कि यह बनारस के नज़दीक पड़ता है। यहाँ सबसे पहले आधुनिक तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले धान की खेती के साक्ष्य मिले थे वो लोहरा देव से मिले थे। लोहरा देव बनारस के निकट पड़ता है। तो लोहरा देव में साक्ष्य मिलने के बाद में इसी समय पर कई चीज़ें और मिलती हैं। जैसे यहाँ था पत्थर के बड़े हथियारों का प्रयोग करते थे, धीमे धीमे करके मानव चेंज होने लगा, बदलने लगा, और बदलने के बाद में यहाँ उसने जो हथियार थे, औजार थे, उनका अलग तरीके का प्रयोग करने लगा। यहाँ वो हड्डियों और सींगों से निर्मित, हड्डी और सींगों का औजार प्रयोग करने लगे। इस हड्डी के और सींगों के औजार का प्रयोग करना शुरू किया। इसके बाद में जब वो आगे बढ़ने लगा तो उसने एक चीज सीखा था। यहाँ जो लोग थे अपने पूर्वजों को मार के खा जाते थे। इन्होंने क्या किया? अंत्येष्टि संस्कार शुरू किया, और यहाँ इन लोगों ने उनके शवों को दफनाना शुरू कर दिया। वो शवों को दफनाते थे, जो शवों को क्या करते थे? दफनाते थे। शवों को दफनाना शुरू कर दिया गया था। और यहाँ युगल समाधान का मतलब होता है कि यहाँ पे लोगों की समाधान मिले, मतलब कहने का मतलब एक ऐसा सब मिला है, जो कब्र मिली है जिसमें 2 लोग थे। 2 लोगों का मतलब होता है कि दोनों को, इससे कभी कभी ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या था, एक जो कोई औरत होती है उसका पति मर जाता है तो उसके साथ में उस औरत को भी क्या कर दिया? जला दिया जाता था। हमारे यहाँ इसको सती प्रथा कहा जाता था। तो ये भी साक्ष्य मिलता है कि यहाँ सती प्रथा हो सकता है। लेकिन कैसे पहचानेंगे भाई? युगल समाधान है तो कैसे पहचानेंगे भाई ये पति पत्नी है? अब दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके सो रहे होंगे तो प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे से विपरीत मुंह करके सो रहे होंगे तो पति पत्नी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक साथ में 2 लाशें मिली थी, मतलब 2 शवों के साक्ष्य मिले थे, उसको युगल समाधान कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब है उसके समाधान का साक्ष्य यहाँ मिलता है। तो युगल समाधान हमें यहाँ पर मिला था। जब नवपाषाण काल का अंत हुआ तो नवपाषाण काल के अंत होने के बाद में मानव ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब मानव ने धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो सबसे पहली धातु थी वो तांबा धातु थी। तो तांबा धातु मानव द्वारा प्रयोग की गई थी, सबसे पहली धातु थी जिसका मानव ने प्रयोग किया था।
इससे संबंधित कई बार प्रश्न आए थे, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो किसका किया था, तांबा का किया था। और वो तांबे में पत्थर को मिला करके प्रयोग करते थे, क्योंकि भाई तांबे का पत्थर जब पाइप वगैरह बना लिया, लाठी टाइप का बना लिया, उसमें पत्थर लगा दिया तो तांबा और पत्थर मिल गया, तो इसको ताम्र पाषाण कहा जाता था। ताम्र पाषाण का मतलब होता है तांबा और पत्थर। तांबा और पत्थर मिला करके इस धातु का प्रयोग करने लगे। अब तांबा का प्रयोग करके आदि मानव के लिए और सुविधाएं हो गई थी। मान के चलिए तांबा है, तांबा का उन्होंने पाइप बना लिया, पाइप बना करके उसको लाठी के रूप में प्रयोग करने लगे। अगर आप पत्थर की लाठी का प्रयोग करोगे, उसको गिरा दोगे तो पत्थर की लाठी टूट जाएगी। पत्थर का भाला बनाओगे, दूर तक फेंकोगे तो जहाँ गिरेगा वो टूट जाएगा, क्योंकि वो इतनी मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने तांबे का पाइप बनाया, पाइप बनाने के बाद में लाठी के रूप में प्रयोग किया, वो नहीं टूटा। भाले के रूप में उसे पत्थर बताया, दूर तक फेंक के मारा, वो नहीं टूटा। तो उनके लिए और आसानी हो गया, क्योंकि एक तो जो उनके औजार थे, हथियार थे, वो हल्के हो गए और उसके बाद में औजारों में मजबूती आने लगी। तो इसमें इन्होंने कई तरीके से, भाला था, कुल्हाड़ी थी, कई ऐसी धातुओं का मतलब औजारों का प्रयोग लाने लगे तांबे को, और तांबे से कई धातुओं के मतलब कई तरह के औजार बनाने लगे, जिससे उनके लिए कई फायदा होने लगा। ताम्र पाषाण काल था, ताम्र पाषाण काल का समय लगभग 2000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक रहा था। 500 ईसा पूर्व तक रहा था, क्योंकि 500 ईसा पूर्व तक खूब तांबे का प्रयोग किया गया था। इसके बीच में कई और भी धातुओं के आदि मानव ने खोज कर लिया था, जैसे उसमें कांसा भी खोज हो गया था, लोहे की भी खोज हो गई थी, कई धातुओं की धीमे धीमे खोज शुरू हो गई थी। लेकिन इसमें तांबे के बाद में प्रमुख धातु जो खोज में आई थी वो थी कांसा। जो कांसा धातु थी, कांसा धातु में तांबे में टिन मिला करके धातु बना दी कांसा। और कांसा धातु का जब खोज शुरू हुआ था, तो जब प्रयोग शुरू हुआ तो उसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहने का, सिंधु नदी सभ्यता में उसको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल आगे कराते हैं।